जैसे ही दानिश ने कपड़े उतारे, उसका बदन जख्मों से, खरोचों से भरा पड़ा था, जैसे मानो चील कौवों ने उसे नोच नोच कर खाया हो। अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? इतने निशान कैसे? दानिश रोने लगा और उसने 2 दिन पहले की सारी बात बताई और अपना पैजामा उतारकर बाकी के जख्म भी दिखाए जो लहू से सने पड़े थे। ये सब देखकर उस ड्राइवर के अंदर का इंसान जाग उठा। उसका ज़मीर उसे धिक्कारने लगा, उसकी आत्मा उसे झंझोड़ने लगी। वो एकदम से कमरे से बाहर आ गया और रोने लगा। उसको अपने किए हुए गुनाह अब साफ साफ नजर आने लगे। वो रो रो कर खुदा से माफी मांगने लगा, अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। वो रोते हुए अंदर आया और दानिश को कपड़े पहनाए, उसके सर पर बड़प्पन का हाथ रखा और दानिश से भी माफी मांगी। फिर उसने दानिश से पूछा कि और कौन है तुम्हारे साथ? तो दानिश ने कहा कि एक दोस्त है और उसका छोटा भाई वहीं पीछे झाड़ियों में छुपकर बैठे हैं। वो ड्राइवर दानिश के साथ वहां गया और आदिल और हमजा को साथ लाया। उन्हें भरपेट खाना खिलाया और उनके जख्मों की दवा दारू की। उस ड्राइवर ने उन दोनों की मदद करनी चाहिए और उनसे सब कुछ पूछा। आदिल और दानिश ने कमरान के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो बच्चाबाजी करता है और छोटे छोटे लड़कों को उठाकर इस काम में धकेल देता है। ड्राइवर ने सारी बात गौर से सुनी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने दानिश और आदिल को अपने साथ चलने के लिए कहा और बताया कि शहर में एक औरत है जो समाज सेवी है और उसका एक एनजीओ है। वो इसी तरह समाज में हो रहे ऐसे काम जो रीति रिवाज के नाम पर बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनको पकड़वाती है। मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। आदिल और दानिश मान गए। अगली सुबह वो उसके साथ ट्रक में बैठकर शहर चले गए। उस ड्राइवर ने उन्हें एनजीओ की बिल्डिंग दिखा दी और कहा वहां चले जाओ, वहां जाकर अपनी सारी बात बता देना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। और ये पकड़ो, थोड़े से पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। दानिश ने पैसे लेने से मना कर दिया तो उस ड्राइवर ने दानिश से कहा, तुम्हारी वजह से आज मेरी आंखें खुल गई हैं, नहीं तो मैं ये गुनाह कब से कर रहा था और शायद आगे भी करता रहता। तुम्हारी मदद करके शायद मेरे गुनाहों का बोझ कुछ कम हो सके, इसीलिए तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। ये पैसे आगे तुम दोनों के काम आएंगे। मुझे अपना बड़ा भाई समझो और ये पैसे रख लो। और सुनो, आगे कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो ये मेरा पता है, मैं इसी शहर में रहता हूँ, मुझसे आकर मिल लेना। ये कहकर वो ड्राइवर वहां से चला गया। आदिल, दानिश और हमजा तीनों उस बिल्डिंग में गए और वहां जाकर उस औरत से मिले जिसका नाम ताजमीन था। उन्होंने ताजमीन को सारी बात बताई और अपने जिस्म पर पड़े सारे जख्मों निशान भी दिखाए। ताजमीन यह देखकर परेशान हो गई। उसने पहले तो उनके रहने का बंदोबस्त किया, उन्हें एक कमरा दिया और उनका इलाज भी करवाया और कहा कि अभी कुछ दिन यहाँ रुको, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। कुछ दिनों बाद पुलिस आई और उन्होंने कमरान की फोटो आदिल और दानिश को दिखाई और उसके बारे में सब कुछ पूछा। आखिर पुलिस ने कमरान को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। क्योंकि बच्चाबाजी कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन फिर भी यह रिवाज है कि रुकने का नाम नहीं लेता और कुछ लोग इस रिवाज के नाम पर बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। कुछ महीने गुजर गए। ताजमीन ने हमजा को स्कूल में भर्ती करवा दिया था। दानिश और आदिल भी साथ साथ पढ़ाई करते और एनजीओ में काम भी करते। एक रोज दानिश खुशी से झूमता हुआ आदिल के पास आया। आदिल ने दानिश से उसके खुशी से झूमने का कारण पूछा तो दानिश ने बताया कि उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और उसने किराए पर एक कमरा भी देख लिया है। आदिल उसकी खुशी में खुश था और उसे मुबारकबाद भी दे रहा था, लेकिन आदिल को लगा कि शायद दानिश अब अलग रहना चाहता है, इसीलिए अपने लिए अलग से घर किराए पर देख लिया है।
आदिल ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें नौकरी मिल गई और घर भी। अब एक काम करो, एक लड़की देखो अच्छी सी और उसे शादी कर लो तो तुम्हारा घर भी बस जाए। ये सुनकर दानिश चुप कर गया और आदिल की तरफ देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं? नहीं आदिल, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? आदिल ने कहा, हाँ कहो। तो दानिश ने कहा, मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ रहा हूं। हम दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख बराबर बांटे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना सकता हूं? ये सुनकर आदिल रोने लगा और दानिश को कस कर गले से लगा लिया और उसके बाद दोनों खुशी खुशी एक साथ प्यार से रहने लगे।